महाराष्ट्र में बीजेपी पर कैसा कहर टूटा है बागियों का। इस बात को बताने के लिए मुझे किसी खबर की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा ने ही खुद 40 नेताओं की लिस्ट जारी कर दी है। 40 नेताओं को भाजपा ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सोचिए, मोदी और शाह की चाणक्यगिरी के बड़े बड़े उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन आज कोई इस खबर पर चर्चा नहीं कर रहा है कि महाराष्ट्र में न केवल मोदी शाह बल्कि प्रदेश के नेतृत्व नवाब कुले और उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और 40 नेताओं को पार्टी से बगावत की वजह से निष्कासित करना पड़ा है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, और महाराष्ट्र की राजनीति को कैसे आप इस खबर से नाप सकते हैं आपको आगे बताऊंगा। एक खबर आप देखिए, यह खबर देखिए, महाराष्ट्र चुनाव टिकट नहीं मिला तो कहां गायब हो गए श्रीनिवास बनगा, 13 घंटों से नॉट रीचेबल है, फोन भी बंद है। यह खबर आज की नहीं है, यह खबर 29 अक्टूबर की है। दरअसल जब बीजेपी ने टिकट यहां पर बांटी, तभी से ही बीजेपी में बगावत के साफ तौर पर संकेत दिखाई देने लगे। लोग पार्टी छोड़ करके जाने लगे, निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे और तभी से नॉट रीचेबल होने लगे। लेकिन मोदी शाह चाणक्यगिरी सब कुछ धरा का धरा रह गया। और आज की खबर देखिए आप, आज की खबर जो है वो चौंकाने वाली है। महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी कार्रवाई, 37 सीटों पर बगावत करने वाले 40 बागियों को किया पार्टी से निष्कासित। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 37 सीटों पर बगावत करने वाले 40 बागियों के खिलाफ एक्शन लिया है। बीजेपी ने इन बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब जरा ये लिस्ट आप देखिए, बीजेपी ने बाकायदा इसको लेकर के लिस्ट जारी की है कि कौन कौन सी सीट से कहां कहां से किस किस को निष्कासित किया गया है। तो ये दो लिस्ट जो है वो हमारे सामने है। और बीजेपी ने नांदेड़ में, नांदेड़ उत्तर, दक्षिण, नांदेड़ की दक्षिण से तीन नेताओं को, नांदेड़ दक्षिण की 3 नेताओं को निष्कासित किया है। तो इसी तरह से एक लंबी फेहरिस्त है, और ये 2 लिस्ट में आप 40 नेताओं के नाम यहां पर पढ़ सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभाओं में बागी हुए नेताओं के नाम इसमें लिखे हुए हैं, उनकी विधानसभाएं लिखी हुई है। और ये पूरे महाराष्ट्र में बगावत की बीजेपी की एक मोटे तौर पर तस्वीर उभर करके सामने आ गई। कुल मिलाकर के अगर कहें तो बीजेपी का जो चाणक्यगिरी का या मोदी शाह के करिश्मा को लेकर के, चुनाव जीतने की मशीन को लेकर के जितने वादे किए जाते थे ना, सब धराशायी है। आप बताइए कि 2 लिस्ट यहां पर हमारे सामने है, 40 नेताओं को निष्कासित करना पड़ा है। तो 40 नेताओं को जिनको निष्कासित करना पड़ा है, क्या इनको मनाने की कोशिश नहीं की गई होगी? बिल्कुल की गई होगी। तो फिर भी ये 40 नेता क्यों नहीं मान रहे हैं? और एक बात मैं आपको यह बता दूं कि जो पार्टी जीतने वाली होती है, उस पार्टी में आधे लोग तो इस बात के लिए मान जाते हैं कि ठीक है, मैं आपका आज सम्मान कर रहा हूं, मैं वापसी बैठ रहा हूं, लेकिन सरकार आएगी तो मुझे कुछ ना कुछ उसमें हिस्सेदारी चाहिए, सम्मान चाहिए। यह बात कह करके बहुत सारे नेता अपना पर्चा वापसी ले लेते हैं। यह हर चुनाव में होता है, हर पार्टी करती है, हर नेता यही करता है। लेकिन जब आपका कोई रुझान दिखाई नहीं दे रहा हो, तो फिर बागियों के जो तेवर हैं वो और गर्म हो जाते हैं। और यही वजह है कि 37 सीटों पर 40 नेताओं को, यानी कुल मिलाकर के आप कहें हर सीट पर एक बड़ा कद्दावर नेता इस वक्त में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। यह बीजेपी का अकेले का आंकड़ा है। दूसरी तरफ इसी तरह से कुछ नेताओं को निष्कासित करना पड़ा उद्धव ठाकरे को भी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बागियों पर कार्रवाई की थी, उसमें 5 नेता थे। उद्धव ठाकरे ने भी बागियों पर की थी कार्रवाई। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी बागियों पर कार्रवाई की थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने विरोधी गतिविधियों के कारण 5 नेताओं को निष्कासित किया था। तो ये हर पार्टी ये काम करती है, हर पार्टी नेताओं को मनाने का भी काम करती है, और जब नेता मानता नहीं है तो उसको घर बैठाने का काम भी करती है।
लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, जब पार्टी के आने के चांस होते हैं तो फिर नेता नरम रहता है। पार्टी के आने के चांस नहीं होते हैं तो नेता यह सोचता है कि अगर हम चुनाव लड़े, चुनाव हमने निकाल लिया अपने बलबूते पर, तो फिर हमको दूसरी तरफ वाले भी पूछ लेंगे, क्योंकि जो निर्दलीय जीत करके आता है उस पर सबकी नजरें होती है। और महाराष्ट्र में 40 के करीब भी निर्दलीय हो जाते हैं, 35, 40, 20, 25, ऐसा नहीं 4-5 ही केवल निर्दलीय रहते हैं, 20-25 से लेकर के और 50 तक निर्दलियों की संख्या पहुंच जाती है। तो महाराष्ट्र की राजनीति बहुत बड़ी है, महाराष्ट्र का मैदान बहुत बड़ा है और वहां पर अलग अलग तरह की पिच है। नांदेड़ में आप जाएंगे तो वहां पर लोगों का एक अलग टेस्ट मिलेगा, अलग तरह की सोच मिलेगी। मराठवाड़ा में अलग तरह की सोच मिलेगी, विदर्भ में अलग तरह की सोच मिलेगी। तो ये पूरा जो है वो महाराष्ट्र का जो गणित है वो आसान नहीं है। मुंबई में आप जाएंगे तो एक अलग तरीके का वोटर है, वहां पर एक अलग तरह की राजनीति है, वहां पर अलग मुद्दे हैं वहां पर। महाराष्ट्र अपने आप में बहुत बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र में तो वैसे भी बीजेपी, शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो, और अजीत पवार, इन तीनों के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं है। इन तीनों में भी हंगामा मचा हुआ है। मैंने कुछ रोज पहले आपको खबर दिखाई थी, नवाब मलिक को बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि टिकट मिले और एक टीवी चैनल पर पूछा गया बाकायदा देवेंद्र फडणवीस से कि नवाब मलिक को टिकट मिल गई है, अब आपका रोल क्या होगा। उन्होंने कहा कि हम यहां पर एनसीपी के लिए काम नहीं करेंगे। नवाब मलिक का नाम नहीं लिया उन्होंने डायरेक्ट कहा कि हम एनसीपी के लिए काम नहीं करेंगे। अब जरा सोचिए कि इस तरह से नकार देना, इस तरह से बिल्कुल एनसीपी का नाम लेकर के कह देना, इतने राजनीति में हर शब्द के मायने होते हैं। एनसीपी का नाम लेकर के वो जब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये मान करके चलिए कि एनसीपी को बहुत ज्यादा कोई वो तवज्जो दे नहीं रहे हैं। फिर एनसीपी उल्टा उनको कितनी तवज्जो देगी। केवल नवाब मलिक की बात होती तो बात और होती, लेकिन इसी तरीके से शिवसेना के भी उम्मीदवार उतर गए हैं और वहां पर बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतार रही है, एनसीपी अपना उम्मीदवार उतार रही है। तीनों पार्टियों के अंदर आपस में खूब घालमेल है और ये तीनों वो पार्टियां हैं जो अलग नहीं है, एक ही थाली की तो है। भाई अजीत पवार को सब कुछ दिलवा दिया, अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया और आज अजीत पवार अगर आज आपके काबू के नहीं है, अजीत पवार सिर्फ एक लोकसभा की सीट और वो भी आपके काबू के नहीं, तो इसका मतलब क्या समझा जाए। सबको पता है कि सब अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के नतीजों के बाद में कौन कहां जाएगा ये कुछ अभी तय नहीं दिखाई दे रहा है। यह तय तब होता था जब बीजेपी बिल्कुल शिखर पर होती थी और तब जो है वो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई बयान भी दे दे, कोई एक स्टेटमेंट भी जारी कर दे। अब तो रैलियां हो रही हैं, अब तो धूम धड़ाके से बीजेपी के खिलाफ बगावत का झंडा जो है वो बुलंद किया हुआ है। और महाराष्ट्र की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो यहां पर महाराष्ट्र में अभी मोदी और शाह एक तरीके से चुनाव प्रचार से अभी वो दूर है। मोदी और शाह की झारखंड के अंदर, और झारखंड चूंकि छोटा राज्य है, वहां पर जो है वो उनकी रैलियां हो रही है, वहां पर बटेंगे कटेंगे इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का रुख अभी तक नहीं किया है। भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की अभी महाराष्ट्र से दूरी दिख रही है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, बड़े नेताओं की उतनी रैलियां नहीं हुई हैं, इक्का दुक्का अगर प्रोग्राम को छोड़ दिया जाए तो। इतने बड़े राज्य को आप 10 दिन के चुनाव पर नहीं जीत सकते हैं। 20 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग होनी है और 20 तारीख की वोटिंग से पहले ऐसा कोई माहौल महाराष्ट्र को लेकर के दिखाई नहीं देता है कि बीजेपी ने वहां पर बहुत जबरदस्त अपनी पैठ बना ली हो। और अब 20 तारीख में महज 2 हफ्ते का समय बचा है। 2 हफ्ते में से भी आप 2 दिन जो है वो मान लीजिए कि चुनाव प्रचार पहले खत्म हो जाएगा। 18 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तो कैसे बीजेपी जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर इतने बड़े महाराष्ट्र को जीतने का प्लान बना रही है। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन के नेताओं की कहां रैलियां हुई हैं। बात सही है, राहुल गांधी का आज का प्रोग्राम था नागपुर के अंदर और नागपुर में संविधान सम्मेलन किया उन्होंने, और नागपुर में पहुंच करके संविधान सम्मेलन के जरिए एक तरीके से मैसेज दे दिया कि वो बेटी बचाने की बात पर आ गए हैं,
मतलब और कोई मुद्दा उनके पास बचा नहीं है, सिर्फ भावनात्मक तौर पर चुनाव को लड़ना चाहते हैं। हम संविधान की बात करेंगे और संविधान के साथ ही लड़ेंगे, कि हम संविधान के अंदर जो दायरा है उस दायरे में रह करके चुनाव लड़ेंगे। तो राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को कुचलना चाहते हैं और एक तरफ वो है जो बचाना चाहते हैं। और आरएसएस की नागपुर की धरती पर पहुंच करके आज राहुल ने जो हुंकार भरी है, आधा मैसेज तो वहीं से साफ हो गया कि चुनाव इस बार किस तरफ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी यहां पर अपनी तरफ से महाराष्ट्र को लेकर के ऐसा कोई बहुत बड़ा जो है वो मिशन उनका दिखाई नहीं देता है। स्थानीय स्तर के नेताओं पर, एकनाथ शिंदे और तमाम इन नेताओं पर जरूर जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरे चुनाव को झोंक दिया गया, पूरे चुनाव को डाल दिया गया, लेकिन उसमें भी आपस में खींचतान है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो एकनाथ शिंदे की कितनी मानेंगे, उनको कितना जो है सीएम बनाने के लिए वोट करेंगे और वो उनको कितना सीएम बनाने के लिए वोट करेंगे। और तीसरे जो बच गए अजीत पवार, वो कह रहे हैं कि मैं बार बार हर बार डिप्टी सीएम बनने के लिए ही काम करूं क्या, मुझको भी सीएम बनाओ। तो वहां पर सीएम बनने की लड़ाई है और दूसरी तरफ सरकार बनाने की लड़ाई हो रही है कि सरकार हम बनाएंगे, सीएम भी बन जाएगा। बाकी देखते हैं कि महाराष्ट्र की जो राजनीतिक खींचतान है, बीजेपी जिसको संभाल नहीं पा रही है, बीजेपी की जो गुटबाजी है वो उस पर कितना असर डालेगी। ये 40 सीटें जो है कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। महाराष्ट्र जैसे राज्य बड़ा राज्य है, 288 सीटें हैं, लेकिन वहां पर भी 40 सीटों पर अगर नुकसान होता है, डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये कुछ भी हो सकता है। फिर बाकी आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।